नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त है और आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और कल 14 अगस्त को पाकिस्तान ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य मैं आपको बताऊं कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, जिसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने थे और हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। उस अधिनियम में इन दोनों देशों के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए, जो अस्तित्व में आने की तारीख थी वो 15 अगस्त 1947 निर्धारित की गई थी। तो पहली नज़र में सवाल ये उठता है कि जब कानून में जो तारीख थी वो 15 अगस्त थी, तो पाकिस्तान आखिरकार 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? और दूसरा कि आखिरकार हमें 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता क्यों दी गई? हमें 16 अगस्त को भी मिल सकती थी, 20 अगस्त को भी मिल सकती थी या कोई और तारीख को भी मिल सकती थी, तो आखिरकार 15 अगस्त को ही हमें स्वतंत्रता ब्रिटिश के द्वारा क्यों दे दी गई? अब इन दोनों सवालों का जो जवाब है, वो सत्ता हस्तांतरण का जो प्रोग्राम था उसमें और जो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे, उनकी भूमिका में छिपा हुआ है। तो इन्हीं दोनों सवालों के मद्देनज़र आज हम समझेंगे कि आखिरकार 15 अगस्त को ही हमें स्वतंत्रता क्यों मिली और हमारी आज़ादी का जो दिन है वो पाकिस्तान की आज़ादी के दिन से एक दिन लेट क्यों है, या पाकिस्तान का जो आज़ादी का दिन है वो हमसे एक दिन पहले क्यों है। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। मैंने आपको बताया कि दोनों ही सवालों के जो गर्भ में एक व्यक्ति है जिसकी भूमिका केंद्रीय है, वो है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ज़रा हम पहले लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में समझते हैं, फिर इनके प्रोग्राम के बारे में समझेंगे कि कैसे इन्होंने 15 अगस्त को आज़ादी के दिन घोषित किया था। भारत की स्वतंत्रता की अंतिम प्रक्रिया में ये सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारी थे, क्योंकि ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे और ये मार्च 1947 में भारत आए थे। जब ये भारत आए थे तो इनका मूल काम था कि ब्रिटिश सत्ता को भारतीय हाथों में हस्तांतरित कर देना। लेकिन शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने जो सत्ता हस्तांतरण की अंतिम समय सीमा थी वो जून 1948 रखी थी। तो सामान्य योजना के अनुसार आप देखें तो जून 1948 में हमें स्वतंत्रता मिलनी थी, लेकिन हमें अगस्त 1947 में ही स्वतंत्र होना पड़ गया, या उन्होंने हमें स्वतंत्रता दे दी। तो क्यों दे दी, हम जरा समझते हैं। जब माउंटबेटन भारत आए तो उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति को बहुत ज़्यादा गंभीर पाया। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे कई प्रकार की समस्याएं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन की दो सबसे बड़ी पार्टियां थी, उनके बीच गहरा राजनीतिक मतभेद था। इसके अनुसार 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, वो सरकार सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही थी। फिर मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी, वो और ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। सांप्रदायिक तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों में रोज़ नए नए मौत की खबर सामने आ रही थी। कई क्षेत्रों में हिंसा फैल रही थी। ब्रिटिश प्रशासन के सामने पूरे उपमहाद्वीप में व्यापक हिंसा की आशंका थी। तो इन सारे समस्याओं के मद्देनज़र माउंटबेटन को ऐसा लगा कि अगर हम सत्ता हस्तांतरण को जून 1948 तक खींचते हैं तो भारत में स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को लगभग 10 महीने पहले कर दिया और फिर अगस्त 1947 में हमें आज़ादी दे दी। अब हम समझेंगे कि 15 तारीख का क्यों। अब लेकिन ये जो माउंटबेटन ने 10 महीने पहले हमें आज़ादी देने की जो बात स्वीकारी है, उसके पीछे माउंटबेटन का तर्क क्या था? माउंटबेटन का ये मानना था कि यदि ब्रिटिश सरकार केवल ये कहती रहती कि सत्ता जून 1948 तक हस्तांतरित की जाएगी, तो जो राजनीतिक व्यवस्था थी भारत में, वो और ज़्यादा तेज़ी से टूट सकती थी। इसके अनुसार अब देखें तो जो जल्दी तारीख उन्होंने घोषित किया, उसका उद्देश्य ये था कि वो राजनीतिक स्थिरता भारत में बनी रहे। और इसके बाद उन्होंने 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भी यही तर्क दिया था। उनका कहना था कि भारत में सांप्रदायिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, दंगे बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच चुके थे, इसलिए जून 1948 तक की प्रतीक्षा करना खतरनाक हो सकता था और इस दौरान और ज़्यादा लोगों की जान जा सकती थी। तो राजनीतिक व्यवस्था भारत में ज़्यादा तेज़ी से टूट रही थी, इस वजह से माउंटबेटन ने हमें 10 महीने पहले आज़ादी दे दी। लेकिन 15 अगस्त की तारीख को ही माउंटबेटन ने क्यों चुना, हम इसको समझते हैं। माउंटबेटन ने स्वयं स्वीकार किया था कि 15 अगस्त की तारीख को चुनने के पीछे एक विशेष व्यक्तिगत और ब्रिटिश युद्ध स्मृति थी। यानी कि 15 अगस्त की जो तारीख है, उसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस तारीख का हमारे स्वतंत्रता इतिहास में कोई भी महत्व नहीं है। इसका संबंध आप देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध से था। दरअसल ये जो लॉर्ड माउंटबेटन था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साउथ ईस्ट एशिया कमांड के सर्वोच्च मित्र राष्ट्र कमांडर थे। सर्वोच्च मित्र राष्ट्र कमांडर मतलब जो मित्र राष्ट्र थे, जिसमें आपको यूएस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्रिटेन देखने को मिल जाएगा। तो इस मित्र राष्ट्र का जो ग्रुप था, उस ग्रुप में साउथ ईस्ट एशिया कमांड के ये कमांडर थे। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सेनाओं के खिलाफ मित्र राष्ट्र के अभियानों का नेतृत्व किया था
और 15 अगस्त 1945 को जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय का निर्णायक चरण पूरा हुआ था, तो माउंटबेटन के लिए ये 15 अगस्त बहुत ज़्यादा प्रतीकात्मक तारीख थी। 15 अगस्त के पीछे की पृष्ठभूमि मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे और फिर अंततः 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो माउंटबेटन के लिए ये जो 15 अगस्त की तारीख है, एक प्रतीकात्मक तारीख थी, क्योंकि जापान ने आत्मसमर्पण इसी तारीख को किया था और इसी तारीख को हर वर्ष जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ मनाई जाती है। तो इस वजह से माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख को चुना। तो इसका मतलब ये है कि 15 अगस्त जो तारीख है वो हमें औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की याद दिलाता है। लेकिन माउंटबेटन के दृष्टिकोण से अगर हम इस तारीख को देखें तो 15 अगस्त की जो तारीख है वो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय से जुड़ी ब्रिटिश या मित्र राष्ट्रों की विजय स्मृति को दिखाता है। तो जिस तारीख को भारतीयों ने स्वतंत्रता के रूप में अपनाया, उस तारीख के चयन में ब्रिटिश युद्ध स्मृति की भी भूमिका थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं जब भारत को आज़ादी मिली। सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया थी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। जब मार्च 1947 में आप देखें तो माउंटबेटन भारत आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब वो भारत आए तो उनको कई प्रकार की समस्याएं हमारे यहाँ पे देखने को मिली। इसलिए जो सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया थी उन्होंने उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। सबसे पहले 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद बहुत कम समय में कानून पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को शाही स्वीकृति मिल जाती है। यानी 4 जुलाई को जो बिल पास किया गया था वो 18 जुलाई को एक्ट बन जाता है और इस एक्ट के तहत 2 नए डोमिनियन बनने थे, भारत और पाकिस्तान। और ये जो एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसमें कानून में सत्ता हस्तांतरण की जो तारीख थी वो 15 अगस्त 1947 निर्धारित की गई थी। अब सवाल ये है कि इतनी जल्दी ये कानून क्यों बनाया गया? तो यहाँ पे हमें 1947 की परिस्थिति को समझना पड़ेगा। दरअसल ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य अब भारत पर शासन जारी रखना नहीं था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनको कई प्रकार के आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। भारत में उन्हें राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो और ज़्यादा प्रखर हो गया था, प्रशासनिक संकट आ गए थे। तो चूंकि सत्ता से शीघ्र बाहर निकलना उनका उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी इस कानून को पास किया और भारत को आज़ादी दे दी। इसके पीछे मैंने आपको बताया कि कई सारे कारण थे। तो आर्थिक कारणों में आपको बताया मैंने कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थी बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता लगातार कमज़ोर हो रही थी, तो एक राजनीतिक कारण भी इसके पीछे था। फिर कांग्रेस और दूसरे जो राष्ट्रवादी शक्ति थे उन्होंने भी ब्रिटिश शासन को चुनौती दे दी थी और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने भी अब अपना एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। फिर उसके बाद 1946-47 में राजनीतिक और सांप्रदायिक परिस्थितियां अत्यंत खराब थी, तो एक प्रशासनिक संकट भी पैदा हो गया था। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग ने एक नया राजनीतिक मुद्दे को जन्म दे दिया था, जिस वजह से जो ब्रिटिश थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन जारी रखना बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा था। तो इन सारे कारणों की वजह से ये जो कानून है वो जल्दी जल्दी में पास किया गया। अब इस कानून के जल्दीबाजी में पास किए जाने की वजह से इतिहासकारों के मध्य एक आपको विवाद देखने को मिलेगा। माउंटबेटन ने चूंकि सत्ता हस्तांतरण को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, तो इतिहासकारों का एक वर्ग है जो ये प्रश्न उठाता है कि क्या इतनी तेजी से विभाजन करना और इतनी तेजी से सत्ता का हस्तांतरण करना सही था? क्योंकि उस समय भारत का विभाजन हो रहा था, नई नई सीमाएं निर्धारित की जा रही थी, प्रशासनिक परिसंपत्तियों का विभाजन होना था, इसके अलावा सेना का भी विभाजन होना था, पुलिस और नौकरशाही को पुनर्गठित करना था, करोड़ों लोगों के विस्थापन की समस्या सामने थी और सांप्रदायिक हिंसा भी तेजी से बढ़ रही थी। तो इतने बड़े परिवर्तन के लिए जिस तरीके से माउंटबेटन ने बहुत कम समय में इस अधिनियम को पास कर दिया, वो समय बहुत ज़्यादा कम था इन सारी समस्याओं को अगर हम संदर्भ में लेके देखते हैं। तो भारत के विभाजन के साथ एक बहुत अभूतपूर्व मानवीय संकट भी पैदा हुआ, क्योंकि विशाल संख्या में भारत से पाकिस्तान लोग जाते हैं, पाकिस्तान से भी भारत लोग आते हैं, अपने घर, ज़मीन, संपत्ति इन सभी को छोड़ने पर वो मजबूर होते हैं, हिंसा का सामना करते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने ये सवाल उठाया है कि अगर सत्ता हस्तांतरण और विभाजन की जो प्रक्रिया थी उसमें ज़्यादा समय लेकर और ज़्यादा बेहतर प्रशासनिक तैयारी के साथ चीज़ें की जाती, तो ये जो हिंसा और विस्थापन की भयावहता है उसको कम किया जा सकता था। अब इसका इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा कठिन है,
कि अगर ज़्यादा समय लेके जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो विभाजन करते तो उसमें कितना ज़्यादा ये जो हिंसा है या विस्थापन है उस पर प्रभाव पड़ता। लेकिन एक चीज़ तो है कि 1947 का जो विभाजन था वो आधुनिक भारत के इतिहास के सबसे बड़े ज़बरदस्ती के जन विस्थापनों में से एक बना है, ठीक है? तो पार्टीशन जो था उसने एक सबसे बड़ी विस्थापन की त्रासदी को जन्म दिया था। अब माउंटबेटन ने अपनी इस जल्दबाज़ी का बचाव किया है। जैसे इतिहासकारों ने जब उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाया कि आपने सत्ता का हस्तांतरण बहुत जल्दी कर दिया, तो माउंटबेटन ने अपनी जल्दबाजी का बचाव किया है। माउंटबेटन का तर्क था कि जब विभाजन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया था, तो उसे तेजी से पूरा करना सभी पक्षों के हित में था। अर्थात उनका दृष्टिकोण था कि विभाजन निश्चित हो चुका था, देरी से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती थी, इसलिए तेज़ी ज़रूरी थी। लेकिन जो उनके आलोचक हैं, उनका तर्क है कि विभाजन इतना विशाल प्रशासनिक और मानवीय परिवर्तन था कि जल्दबाजी ने संकट को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया। जो हिंसा भड़क रहे थे, उस हिंसा की घटनाओं को और भी ज़्यादा आप देखें तो आग मिल गई। तो इस वजह से जो माउंटबेटन है उनकी आलोचना भी की जाती है। अब माउंटबेटन ने जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल लाया था या जो बाद में 18 जुलाई को एक्ट बन जाता है, उसमें दोनों ही देशों के लिए भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, दोनों ही देशों के लिए जो आज़ादी की तारीख थी वो 15 अगस्त थी। तो पाकिस्तान आखिरकार 14 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिवस क्यों मनाता है? तो मैंने आपको बताया कि कानूनी रूप से दोनों डोमिनियन के लिए जो तारीख थी वो 15 अगस्त थी। लेकिन होता क्या है, जो सत्ता हस्तांतरण का समारोह है, वो दोनों देशों में अलग-अलग समय और अलग-अलग स्थानों पर हुआ था। पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण का जो समारोह था, वो 14 अगस्त 1947 को कराची में हुआ था। अब माउंटबेटन खुद कराची गए थे, ठीक है? क्योंकि उस समय वो ब्रिटिश भारत के वायसराय थे, है ना? इसलिए उनका वहाँ जाना ज़रूरी था। तो 14 अगस्त 1947 को जब कराची में सत्ता हस्तांतरण का समारोह हुआ, तो माउंटबेटन को वहाँ पर उपस्थित रहना था। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत में भी सत्ता हस्तांतरण का समारोह नई दिल्ली में होना था। तो भारत में भी माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के तौर पे यहाँ पे उपस्थित होना था। इसलिए एक ही दिन पे कराची में भी उपस्थित रहना और एक ही दिन पे नई दिल्ली में भी उपस्थित रहना, ये दोनों बहुत मुश्किल था, व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। इसी वजह से पाकिस्तान में चूँकि सत्ता हस्तांतरण का समारोह 14 अगस्त को किया गया, इसलिए पाकिस्तान ने बाद में 15 अगस्त की तारीख को 14 अगस्त की तारीख से प्रतिस्थापित कर दिया और बाद में 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस बना लिया। तो कानूनन रूप से अब देखें तो 15 अगस्त पाकिस्तान का भी स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस बना लिया क्योंकि इसी दिन सत्ता का हस्तांतरण पाकिस्तान के कराची में 1947 में हुआ था। इसके अलावा एक और विवरण में ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को इसलिए भी अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया क्योंकि इसके पीछे एक धार्मिक कारण था। दरअसल 14 अगस्त 1947 को रमज़ान की 27वीं तारीख थी और इस्लामी परंपरा में रमज़ान की जो 27वीं रात होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसको हम लैलतुल क़द्र से जोड़ा जाता है। इस्लाम में कोई परंपरा होती है और एक धार्मिक अवसर होता है जो कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस तारीख का एक धार्मिक महत्व भी था, इसलिए भी 14 अगस्त को हम देखें तो पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर अपनाया गया। ऐसा कुछ विवरणों में हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आखिरकार 14 अगस्त और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 नए डोमिनियन बनते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत गणराज्य नहीं बना था। जब भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे 14 अगस्त और 15 अगस्त को, तो दोनों डोमिनियन ही थे। डोमिनियन कहने का मतलब जो सर्वोच्च सत्ता होती है, वो सर्वोच्च सत्ता अभी भी किसके पास थी? अभी भी ब्रिटेन के पास थी। जो हमारी संविधान सभा थी, वो बैठक करने के लिए ब्रिटेन से आप देखें, तो वो लेती थी इजाज़त लेती थी। तो चूँकि अभी भी सर्वोच्च सत्ता हमारा ब्रिटेन के पास था, इसलिए हम और पाकिस्तान दोनों ही ब्रिटेन के डोमिनियन बने थे 1947 में। लेकिन जब बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है, उसके बाद से भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है और 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिलती है और 26 जनवरी 1950 को हम गणराज्य बनते हैं। तो इन दोनों में जो फ़र्क है, वो आपको समझना चाहिए और 1947 में हम स्वतंत्र ज़रूर हो गए थे, लेकिन हम गणराज्य नहीं बन पाए थे। हम अभी भी एक डोमिनियन के स्टेट में थे, ठीक है? डोमिनियन क्या होता है? जिसके ऊपर सर्वोच्च सत्ता किसी और की होती है। तो इस तरीके से ये हमारा जो आज का सेशन था, इसमें हमने समझा कि आखिरकार 15 अगस्त को ही हमारे स्वतंत्रता की तारीख को क्यों चुना गया। इसके अलावा पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो आप इस यूपीएससी मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की तिथि 15 अगस्त 1947 का चयन केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि ब्रिटिश रणनीतिक हितों, माउंटबेटन के निर्णय और द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति से भी प्रभावित था। विश्लेषण कीजिए। या फिर
आप इस दूसरे प्रश्न को लिख सकते हैं कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता। इस कथन के संदर्भ में माउंटबेटन की सत्ता हस्तांतरण नीति का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसके अलावा जीएस की तैयारी भी के लिए भी आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अलग अलग आपको एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, इकोनॉमी के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।